नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा क्योंकि रेड एड आजकल खूब चल रही हैं, उसमें भी जो इस समय सबसे लेटेस्ट रेड है वो लालू जी के परिवार के ऊपर इस समय फोकस है। तो थोड़ा वो समझने की कोशिश करें कि एकदम से ये लालू जी ने ऐसा क्या किया कि ये सब हो गया। ये दर्द बहुत पुराना है, ये टीज बहुत पुरानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा समझ लें क्या हुआ। अच्छा, अब एक तो ये जरा मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे ईडी ने रेड किया, कहाँ पे सीबीआई ने रेड किया। एक शुरू करता है, दूसरा खत्म करता है, एक बीच में उनको हैंडओवर करता है, इस तरह का। तो ये सब एजेंसीज एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रही हैं। अभी जो लेटेस्ट हुआ उसमें सबसे पहले राबड़ी जी के घर से शुरू हुआ, फिर लालू, फिर तेजस्वी, फिर उनकी बहनों के यहाँ, फिर उनके समधी के यहाँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके यहाँ से जो कुल मिला है कैश 1,19,00,000 US$, 500 ग्राम गोल्ड और करीब 1.5 किलो सोने के जेवर। ये कुल छापे के दौरान, मतलब ये करीब 24 जगह छापे मारे गए थे, अलग अलग जगहों पे, वहां पे कुल इतना बरामदगी हुई है। आरोप यह है कि इन लोगों ने लालू जी के समय 7 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई थी, आगे उनसे सस्ते में जमीन खरीद ली गई थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट लैंड, कुछ इस तरह की बात थी। अब इस समय तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, ये जो आप बार बार एक नया लेके आते हैं कि सूत्रों से पता लगा, इनसे पता लगा, हमारे सोर्स से, तो उन्होंने कहा पहली चीज ये है कि जो भी आपने हमारे घर में 24 जगह पे रेड किया, हमारे और जानने वालों के, उसकी एक सीजन लिस्ट बनती है। जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो कुछ भी जो आप करते हैं उसको सार्वजनिक करें, पंचनामा जो बोलते हैं कि ये क्या क्या सामान बरामद हुआ और क्या क्या आप जब्त कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक करें। ये सूत्रों के हवाले से आप कर करके अफवाह फैलाने और झूठ फैलाने का क्यों काम करते हैं भाई? ये तो साफ साफ करना चाहिए जो भी एजेंसी है। क्योंकि न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है जिसमें न्यूज़ 24 का ये कहना है कि ईडी का दावा है। अब वो कहते हैं ईडी का दावा है, क्या दावा है कि तेजस्वी जिस घर में अभी रहते हैं वो 150 करोड़ का घर है, जिसको लिखवाया गया था 4 लाख रुपए में। इस पे आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जवाब आया है। पहली चीज, ये मकान 4 लाख में खरीदा गया, ये कौन सा डॉक्यूमेंट कह रहा है, कहां से आप ये फिगर ले आए हैं? दूसरा, एक मकान जो 20 साल पहले खरीदा जाता है, उस मकान के 20 साल पहले खरीदे गए मकान की आज की मार्केट वैल्यू से अगर आप उसको करेंगे तो वो अजीब सी फिगर मिलेगी। और तीसरा, उन्होंने थोड़ा तंज कसा है, ये थोड़ा वीक पॉइंट है बीजेपी का, उसको जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मकान खरीदा जाता है, घर नहीं। ये घर कह रहे थे, उनका कहना है कि घर तो उनका होता है जो भाई परिवार आए, बीवी बच्चे हों, इस तरह की बात। थोड़ा आप समझ गए ना क्या? कम कहूंगा, ज्यादा समझिएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है, ये रेड लालू यादव के ऊपर नहीं हो रही है, ये रेड तेजस्वी यादव के ऊपर हो रही है। क्योंकि देखिए, 2 जगह हैं, यूपी बिहार अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आप इस देश पे राज कर रहे हैं। यूपी बिहार में इस समय जो 2 सबसे कद्दावर नेता थे पहले, वो मुलायम सिंह यादव जी थे और लालू यादव जी हैं। मुलायम सिंह यादव जी अब रहे नहीं। लालू यादव जी ने अपने जीवन काल में ही, एक तो उनको सजा हो गई थी, उस कारण से भी, स्वास्थ्य के कारण से भी, दोनों जगह मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी के लड़के लोग जो हैं वो पूरी तरह से कमांड में हैं। और ये लोग एक विधानसभा इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, बिना पिता की सहायता के भी लड़ चुके हैं, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन में जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके ऊपर हरदम एक बादल छाया रहता है, एक कहीं ये रहता है कि वो थोड़ा बहुत मैनेज होते हैं, इस तरह की एक चर्चा रहती है, जो मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर भी रहती थी। वो मुलायम सिंह यादव जी, अगर आपको याद हो, 2015 या 16 का गठबंधन जो बिहार में हो रहा था, लास्ट मिनट कैसे विड्रॉ किए, कैसे मोदी जी उनके सफाई वाले घर में आए, इत्यादि इत्यादि। तो वो जैसे बिल्कुल क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं एक बदली तो रहती ही है। अब आ जाइए तेजस्वी जी के ऊपर। तेजस्वी का एक, लालू जी का जब चारा घोटाला में वो जेल चले गए, उसके बाद से पूरी तरह से कमान तेजस्वी यादव जी के पास है। तेजस्वी यादव ने अपनी इमेज को बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है। दूसरा, एक बड़ी चीज यह है कि तेजस्वी के ऊपर या लालू यादव के ऊपर ये 0% चार्ज है कि वो कहीं बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये मतलब कांग्रेस के बाद और कम्युनिस्ट पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी इस देश में है जिसके ऊपर 0% यह है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वो लालू यादव और तेजस्वी है, और उनकी आरजेडी है। दूसरा, तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में मैच्योरिटी भी ज़्यादा दिखाई है, उनके पास ज़्यादा एमएलए होने के बाद भी नीतीश जी को बुला के चीफ मिनिस्टर बनाना, इत्यादि इत्यादि।
अब एक मुश्किल बीजेपी के लिए और क्या खड़ी हो गई है कि नीतीश जी अब अपना पोस्ट रिटायरमेंट की जब बात करते हैं तो बिल्कुल पूरी ताकत से तेजस्वी के पीछे खड़े हो गए हैं, टू दी एक्सटेंट कि उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ के जा रहे हैं, वो भी गुस्सा हो रहे हैं, जो गुस्सा हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है कि मेरे बाद अब तेजस्वी यादव ही यहां की कमान संभालेंगे, क्योंकि अब हमला जो है वो तेजस्वी के ऊपर है। जैसे हमला वहां पे राहुल गांधी के ऊपर किया जा रहा है, और ये केवल नेम शेमिंग की बात है, इमेज खराब करो, कहो, जैसे लोगों के दिमाग में बार बार ये करते रहो, एजेंसी भेजते रहो, कुछ मिले चाहे ना मिले, लोगों के दिमाग में अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा जो हमारा है। अब मैं आपको ले चल रहा हूं कि रेल का ये सब पुराना ये जो दर्द है ना, ये 2004-2005 के दर्द हैं। 3 दर्द की बात करूंगा, 2 दर्द लालू जी के और 1 दर्द और है, उसकी भी बात करूंगा। पहला तो जो समस्या है वो लैंड फॉर जॉब है। जैसा मैंने कहा था, 7 ये आरोप है कि 7 नौकरियां दी गई थी। उस समय रेलवे में कोई जनरल मैनेजर का तो बनाया नहीं जाता था कभी भी। ये क्लास 4 के ज़्यादातर और क्लास 3 के वो होते थे। अब आप 7 नौकरियों का जो भी वैल्यू रहता हो उस समय, जो भी घूस का रेट हो, वो देख लीजिएगा आप। लेकिन जो असली कारण बना है वो कारण बना है लालू जी का जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लगातार 2002 जब से गोधरा हुआ, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो जो बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले भी जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, उनका एक हिस्ट्री है, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया। फिर जब ये बाबरी मस्जिद गिरी तो बिल्कुल ठीक से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े थे। एंड ही इज वन, जहां पे मेरे पास वो डेटा है, मेरी किताब में आप अगर देखिएगा, जहां पे उन्होंने कंटेन किया था, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया था बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि ये 3 नेता बड़े थे बिहार के, और मैं उनके नाम से बात करूं जिससे आपको थोड़ा याद रहे। बिहार में 3 उभरते हुए उस समय के और सबसे यंग लीडर थे, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। सबसे पहले नीतीश कुमार जी की बात कर लें। नीतीश कुमार जी जब 94 में छोड़ के समता पार्टी बनाए जौहर साहब के नेतृत्व में, 95 में हम लोग, मैं भी उस समय उसका पार्ट एंड पार्सल था, भयंकर हार हुई उस कैंपेन कमेटी, मतलब मैं भी उसमें था। 7 सीटें जीते, लंबा कैंपेन चला, विधानसभा में बुरी तरह से पिटाई हुई। फिर अब मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं, सर्वाइवल के लिए या जो भी पॉलिटिक्स थी, उस समय मैं जसलोक में प्रेजेंट था जब जौहर साहब के बिस्तर के बगल में बैठ के नीतीश कुमार के साथ ये तय हुआ कि नीतीश जी जाएंगे, इनके राष्ट्रीय जो इनका कार्यक्रम हो रहा था बम्बई में, जसलोक में जौहर साहब की तबीयत खराब थी, एडमिट थे, नीतीश जी वहाँ गए, और वो वहीं से एनडीए और फिर नीतीश जी और मतलब समता पार्टी और इनका साथ हुआ। तो नीतीश जी पहले ही दिन से वो पार्टी की वजह से, जौहर साहब की वजह से, अपने सर्वाइवल की वजह से, जो भी आप कहिए, वो ऑलरेडी इनके साथ थे। तो जब गुजरात का गोधरा ओधरा भी हुआ तो उस समय भी जौहर साहब ने एक पोजीशन ली थी जिसमें वो कहीं बीजेपी को जस्टिफाई कर रहे थे। तो वो समता पार्टी, जेडीयू उस तरह से थी। रामविलास पासवान, अगर आपको याद हो, अकेले लीडर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हम ऐसी ताकतों के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बाद में आके रामविलास पासवान को भी अपने सर्वाइवल की बात थी, वो फिर पूरी तरह से नतमस्तक हो गए बीजेपी। अकेला और अकेला व्यक्ति लालू रहा जो लगातार इनसे लड़ते रहे। 2004 में जब वो रेल मंत्री बने तो उस समय उन्होंने ये, मैं अब उस समय आपको ले चल रहा हूं। अब जरा ये 2004 में लालू जी रेल मंत्री बन जाते हैं, मतलब यूपीए की सरकार बनती हुई बन जाते हैं। उससे पहले का जरा आप वाकया समझ लीजिए क्या हुआ था। फरवरी 2002 में गोधरा में ट्रेन फूकी जाती है, उसके बाद गोधरा रॉयट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम में जान माल जाता है, बहुत से लोग बेघर होते हैं, और 6 मार्च को गुजरात गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट करती है टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, जो गोधरा स्टेशन पे ट्रेन जलाई गई थी, और उसके चेयरमैन और सोल मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस केजी शाह साहब होते हैं। बाद में इसका स्कोप इनलार्ज किया जाता है कि ये केवल इंसिडेंट नहीं, पोस्ट गोधरा रॉयट्स को भी देखेगा। बाद में हो हल्ला मचता है कि ये तो आपने अपना ही वो कर लिया। अच्छा, और ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये याद रखिएगा। जब हो हल्ला मचता है कि आपने यहीं के जज को कर लिया है, तब एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस नानावती को किया जाता है, और इसका नाम हो जाता है नानावती शाह कमीशन। ये बहुत कॉमन है गुजरात में इस तरह की घटनाएं। 2008 में जस्टिस शाह अपने फ्लैट में, जहां पर वो अकेले रहते थे, वो मृत पाए जाते हैं, और अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, और उनकी जगह एक दूसरे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मेहता आ जाते हैं,
अब इसका नाम नानावती मेहता कमीशन हो जाता है। और ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ये वही मेहता जी हैं जिन्होंने बाबू बजरंगी, अगर आपको याद हो, वो जो नर्मदा पाटिया वाला केस था जिसमें 97 मुसलमानों की हत्या हुई थी, उस केस के मुख्य अभियुक्त को बेल देने का काम इन्हीं मेहता जी ने किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये कमीशन बनाया था, नानावती मेहता कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट 2 पार्ट में सबमिट करती है। फर्स्ट पार्ट केवल ट्रेन जड़ने का जो इंसिडेंट का था, वो सितंबर 2008 में स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। सेकेंड पार्ट जो पोस्ट गोधरा रॉयट्स की बात थी, उसको 26 मई 2014 को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब ये सबमिट की जाती है। टाइमिंग का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि कहां कब कैसे क्या हो रहा है। अब एक चीज और ये समझ लीजिए कि इसका जब ट्रायल चलता है ना, इस केस का, जो गोधरा में ट्रेन जलाने वाला इंसिडेंट का, तो इसके जो मुख्य अभियुक्त रहते हैं मौलवी उमर जी, वो छूट जाते हैं, उनको सजा नहीं होती, ही इज एक्विटेड। ये मैं ध्यान देने वाली बात है। और 2011 में 31 को सजा होती है और 63 इसमें छूट जाते हैं। 94 के ऊपर ट्रायल चला था। इसके बाद इस रिपोर्ट के भी सवाल पूछे जाने लगते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को सबमिट होती है, गवर्नर को नहीं। और उसमें एक चीज और जानने वाली ये थी कि ये जो इंक्वायरी कमीशन था जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, उसका पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा रही थी और स्टेट गवर्नमेंट उठा के अपने ही अगेंस्ट एक तरह से उनकी इंक्वायरी चल रही थी। तो कुछ चीजें आपको खुद समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक अजीब सी चीज थी कि जस्टिस नानावती या जस्टिस शाह या जस्टिस मेहता, किसी ने भी मुख्यमंत्री का बयान नहीं लिया था, जबकि मुख्यमंत्री का रोल निर्धारित हो रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि उनके इशारे पे, उनका बयान किसी ने नहीं लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। अब लालू जी ने जब वो रेल मंत्री बने 2004 में यूपीए सरकार में, तो सितंबर 2004 में उन्होंने एज रेल मिनिस्टर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी को अपॉइंट किया और उनसे कहा कि अब आप इसमें जांच करिए। जस्टिस यूसी बनर्जी ने एक इंटरिम रिपोर्ट जनवरी 2005 में सबमिट की, जिसमें बताया कि ये एक्सीडेंट वाज नॉट प्री प्लान्ड, जैसा वो रिपोर्ट कह रही थी ये प्री प्लान्ड है। इस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में और इस पे 2006 में फिर फाइनल वर्डिक्ट आई। इसमें कहा गया कि ये इलीगल है, नल एंड वॉइड किया जाए और पार्लियामेंट में इसकी जो रिपोर्ट आई है इसको सबमिट ना होने दे, इट शुड नॉट बी टेबल्ड इन द हाउस। इस उसके साथ ये वहां पे सबमिट कर दी गई। मैं एक चीज चलते चलते और बता दूं, जस्टिस यूसी बनर्जी याद रखता है सब। अच्छी बात यह है कि जो हमारा इस समय का नेतृत्व है ना, खास करके जो गुजरात से है, वो सब छोटी छोटी बातें याद रखता है। जस्टिस यूसी बनर्जी के लड़के अमितेश बनर्जी को 2018 या 19 में, वो कैलकाटा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जब उनको जजशिप के लिए कोलिजियम ने उनका नाम अप्रूव किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जज नहीं बनाया। याद रखा कि तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था। खैर, उसके बाद एक इंटरिम रिलीफ, मैं जब बात कर रहा था कि ये जो जस्टिस यूसी बनर्जी की थी, उनको एक इंटरिम रिलीफ 7 मार्च 2006 में मिली और फिर एक डिवीजन बेंच ने, पहले सिंगल जज ने दिया, फिर डिवीजन बेंच ने 20 मार्च 2006 में ये सारा ऑर्डर करके इस पूरी बात को एक तरह से बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं जरा उन जजों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जिससे आपको कुछ चीजें समझने में आसान हो जाएगा। जो सिंगल बेंच थी, जहां पे पहली बार इसको इंटरिम रिलीफ दी थी, वो जस्टिस डीएन पटेल थे। जस्टिस डीएन पटेल का मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये एडिशनल जज 7 मार्च 2004 में हुए थे। 25 जनवरी 2006 में ये एज जज कंफर्म हुए। एक चीज और समझ लीजिए, और ये टाइमलाइन समझना इसलिए जरूरी है कि जब कोई जज बनता है सीधे जज नहीं बनता है, पहले उसको एडिशनल जज बनाया जाता है हाई कोर्ट में, और फिर वो 2 साल का टेन्योर रहता है, और कभी किसी को 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद, लेकिन 2 साल से पहले, 24 महीने से पहले उसको कंफर्म किया जाता है एज जज। एक आध इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो लोग कंफर्म नहीं भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंफर्म होते हैं। तो वो थोड़ा टेंटेटिव सा रहता है कि आप एक तरह से प्रोबेशन में हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जज किया जाए। तो आप समझ सकते हैं जो प्रोबेशन में जिसका क्या हाल होता है। टाइमलाइन समझिएगा, 7 मार्च 2004 को है, 7 मार्च 2006 तक नहीं होते अगर कंफर्म तो दिक्कत थी,
25 जून 2006 में ये कंफर्म होते हैं। फिर ये चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट बने। ये 12 मार्च 2022 को ये रिटायर्ड होते हैं, जो सैटरडे का दिन था। ये डीएन पटेल साहब जिन्होंने रिलीफ दी थी। 14 मार्च 2022 मंडे को ये अपॉइंट हो जाते हैं चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। बाकी चीजें आप खुद समझिए। अब ये डबल बेंच, अब बेंच में आ जाइए, जो डिवीजन बेंच जिसको बोलते हैं, उसमें 2 जज साहब लोग रहते हैं, जस्टिस एमएस शाह और जस्टिस एसडी दवे। पहले जस्टिस एमएस शाह के बारे में थोड़ा बता दूं, ये वही जज साहब हैं जो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, गुजरात से वहां शान ट्रांसफर होते हैं, और फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और ये तब चीफ जस्टिस थे जब जस्टिस लोया की डेथ हुई थी कि हत्या हुई थी, ये नहीं मालूम, क्योंकि जो इसमें आता है हु किल्ड जस्टिस लोया। और ये वही जस्टिस मेहता हैं जिनके ऊपर लोया साहब के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है, जो अभी भी है, निकुंज टाकले जी की किताब है, उसमें साफ साफ है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी जस्टिस लोया को। ये हो गए दूसरे जज, मतलब ये हो गए डिवीजन बेंच के एक जज साहब, और दूसरे जज साहब जो डिवीजन बेंच के जस्टिस एसडी दवे साहब हैं, इनके बारे में अगर आप गुजरात में जानते हैं किसी को तो पूछ लीजिए। लास्ट के दिनों में इनकी बहुत तबीयत खराब थी, इनको बस कंटिन्यू रखा गया था। अगर ऐसा कहते हैं लोग कि अगर ये जज ही छोड़ के कहीं और होते तो ये शायद अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स, लेकिन उनको छेड़ा नहीं गया था, उनको पूरा काम करने दिया गया था। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या है। अब एक नैरेटिव ये बनाया गया कि ये खारिज हो गई, इसको खारिज ऑन मेंटेनेबिलिटी हुई थी, और वो भी मुख्य आर्गुमेंट ये था जब ये गुजरात हाई कोर्ट में कि चूंकि ऑलरेडी एक स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन नियुक्त कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी या कमीशन नहीं कर सकती, और उसमें सारा आर्गुमेंट ये था। उस आर्गुमेंट में कहीं ये नहीं कहा गया कि इसकी चीजें गलत या सही हैं। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि ये आपको पता रहना चाहिए। मैं चलते चलते मैंने कहा था कि मैं तीसरी बात 2004-2005 की ओर करूंगा, उसको मैं संकेत में आपको सिर्फ कहूंगा, बाकी आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। शीतल पी सिंह है, मेरे मित्र हैं, मेरे शो में भी आते हैं, उनकी वॉल से मैंने लिया है, उन्होंने कल ही ये किया है, मैं उसको फिर दिखा दे रहा हूं। मानसी सोनी और प्रदीप शर्मा जी की एक उन्होंने कल अपनी वॉल पे, फेसबुक वॉल पे ठीक से लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदीप शर्मा जी, जिनको जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, जिनको 2010 में पहले सस्पेंड किया गया और फिर टर्मिनेट किया गया। ये नवभारत टाइम्स की ये शीतल पी सिंह ने 12 मार्च की एक रिपोर्ट के लिंक भी दिया, वो लिंक मैं आपको दे दे रहा हूं, और उसमें यह बताया गया है कि 2004-2005 में जब प्रदीप शर्मा जी कच्छ के कलेक्टर थे तो अभी एक नया, उनके ऊपर पिछले 12 वर्ष, अब 15 सालों में 12 केस दर्ज हो चुके हैं, और अभी एक केस फिर से दर्ज हुआ है कि 2004-2005 में जब वो कच्छ के डीएम थे तो एक उन्होंने कुछ जमीन सरकारी बेची थी जहां पे लॉस ऑफ रेवेन्यू है, शायद वो 1.25 करोड़ या कितने का लॉस ऑफ रेवेन्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चौतरफा है। इसके आप थोड़ा, इसको आप खुद इस केस को देखिएगा, याद करिएगा क्या है, इसका नाम लेना भी ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ कर ले। लालू और लालू के जो लाल हैं उनको ऐसे चलता करना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब वो डर के आगे पहुंच चुके हैं। अब आप उनका कुछ कर लीजिए, जैसा लालू जी ने कहा था कि अब वो डरने वाले नहीं हैं। ये जितना ये जो सरकार के द्वारा इन लोगों को तंग किया जा रहा है, उतना मेरे ख्याल में उनके अंदर का आत्मबल बढ़ता जा रहा है टू फाइट दीज पीपल। और शायद जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने की भी शायद ये लड़ाई बनती जा रही है। थैंक यू सो मच।